नमस्कार बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की NCERT की अर्थशास्त्र के अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम रामसरन की कहानी के माध्यम से शहरी निर्धनता, लखा सिंह की कहानी के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता और इसके पश्चात इस अध्याय में हम इन दोनों ही प्रकार की निर्धनता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है, सामाजिक अपवर्जन क्या है, ये लोग किस प्रकार से असुरक्षित रहते हैं, निर्धनता रेखा क्या है, निर्धनता के अनुमान कौन लगाता है, असुरक्षित समूह क्या हैं, इसको समझने के लिए हम शिवरमन की कहानी का अध्ययन करेंगे। क्या हमारे देश में सभी राज्यों में निर्धनता समान रूप से व्याप्त है, इसको समझेंगे हम अंतर्राज्यीय असमानताओं के अंतर्गत। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में हम दुनिया के कुछ देशों की निर्धनता का अध्ययन करेंगे। हमारे देश में निर्धनता के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के कौन से उपाय किए गए हैं, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके साथ ही सरकार के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, इन सब का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो आइए हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर गरीब कौन है। एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसकी कई कंपनियां हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी कंपनी और ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस कंपनी को खरीद सके। क्या वो गरीब है? एक व्यक्ति जो 50,000 रुपया प्रति माह है वेतन पाता है, अपने खुद के घर में रहता है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी उनको मिल जाता है, लेकिन वो व्यक्ति इसलिए परेशान है कि उसके पास कार नहीं है। वो चाहता है कि उसकी सैलरी 5,000 प्रति माह है और बढ़ जाए, जिससे कि वो किश्तों में अपने लिए एक कार ले सके। क्या वो व्यक्ति गरीब है? या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 6 सदस्यों के परिवार के साथ एक झुग्गी में रहता है, ना तो उसके पास अच्छे कपड़े हैं, ना दोनों समय का पर्याप्त भोजन है और उसकी आय भी बहुत कम है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गरीब कौन है। अगर हम अपने आप की किसी अमीर व्यक्ति से तुलना करें तो हमें लगेगा कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन वास्तव में गरीब कौन है, यही इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने अपने आसपास गांव के भूमिहीन श्रमिकों को देखा होगा जो खेतों में मजदूरी करते हैं। शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को देखा होगा। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले दैनिक मजदूरों को देखा होगा। ढाबों पर काम करने वाले छोटे बच्चों को या बाल श्रमिकों को आप लोगों ने देखा होगा, या फिर चिथड़ों में बच्चों को उठाए हुए भिखारी को देखा होगा। ये सभी हमें लगता है कि गरीब है। देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। हमारे देश में 2011-12 में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धन हैं। आप यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, उसको देख रहे होंगे कि हमारे देश की कितनी आबादी गरीबी में जीती है। सबसे पहले हम शहरी निर्धनता रामसरन की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। रामसरन एक 33 साल का युवक है जो कि झारखंड के रांची शहर के बाहरी इलाके में रहता है। एक झुग्गी बनी हुई है, उसमें रहता है। उसके बूढ़े माता पिता हैं जो गांव में रहते हैं, उनको भी उसके लिए पैसा भेजना होता है। उसकी पत्नी है संता देवी, उसके 4 बच्चे भी हैं। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है, उससे छोटी लड़की 10 साल की है, उससे छोटे 2 बच्चे और हैं, और सबसे छोटा बच्चा उनका 6 माह का है। अब यहाँ पर जो रामसरन है वो 1,500 रुपया प्रति माह पर एक गेहूं के आटे की मिल पर काम करता है, लेकिन 1,500 रुपये में 6 लोगों का परिवार चल पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी संता देवी घरेलू काम करती है और
हर महीने 800 रुपया और कमा लेती है। लेकिन इसके पश्चात भी उनके परिवार की रोजी रोटी नहीं चल पाती है, तो उनका जो बड़ा लड़का है जो 12 साल का है, एक चाय की दुकान में सहायक का काम करता है। वो वहाँ से 300 रुपया और कमा लेता है। तो इस प्रकार से ये लोग दोनों वक्त का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। इनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और जो भोजन या जो कैलोरी की हमें आवश्यकता होती है उसको ये लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है। जूते चप्पल पहनना भी इनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। राम शरण के चारों बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने में परिवार का सहयोग करते हैं। बड़ा लड़का चाय की दुकान में काम करता है। जो 10 साल की लड़की है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, वो अपने छोटे दोनों भाई बहनों को घर में संभालती है और माँ बाप उसके काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शहरी निर्धनता की पहली कहानी हमने देखी, इससे ये लगता है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ये बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छा खाना पीना इनको नसीब नहीं होता है, अच्छा मकान रहने के लिए इनको नहीं मिल पाता है। और इसी कारण से ये लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, और जब स्कूल नहीं भेज पाते हैं तो ये लोग अशिक्षित ही रहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि निर्धनता का परिणाम अशिक्षा होती है और अशिक्षित व्यक्ति ही निर्धन होता है। तो यहाँ पर अशिक्षा निर्धनता का कारण भी है और परिणाम भी है। और एक बात और हम देखते हैं कि इनके परिवार में ज़्यादा लोग होने के कारण भी ये लोग गरीब हैं। अगली कहानी लखा सिंह की कहानी है, जिसके माध्यम से ग्रामीण निर्धनता को समझाने का प्रयास किया गया है। आप लोगों को याद होगा कि इस पुस्तक के पहले अध्याय पालमपुर गांव की कहानी में हमने कहानी पढ़ी थी। जो पालमपुर गांव है, वहां के कुछ किसानों के पास ज़्यादा भूमि है, जबकि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि है ही नहीं है अथवा भूमिहीन किसान हैं। तो अब जो भूमिहीन किसान होते हैं वो बड़े किसानों के खेतों पर जाकर काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार की कहानी है लखा सिंह की। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो बड़े किसानों के छोटे मोटे काम कर देता है। हमने पिछले अध्याय संसाधन के रूप में लोग में पढ़ा था कि जो खेतीहर मजदूर होते हैं उनको नियमित रूप से रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि खेतों में हमेशा काम नहीं होता। जब बोनी होती है या फसलों की कटाई होती है या निहाई होती है, घाई होती है, उस समय मजदूरों की आवश्यकता होती है। शेष समय मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है, तो मजदूरों को उस समय काम नहीं मिल पाता है। आपको एक बात और याद रखना है कि इस पुस्तक के जितने भी अध्याय हैं वो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपने पहले 2 अध्याय अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो आपको इस अध्याय को समझने में आसानी होगी। यहाँ पर जो लखा सिंह है ये बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करता है और इसकी आय अनियमित है, क्योंकि इसको रोजगार हमेशा नहीं मिलता। इसके साथ ही यहाँ पर जो मजदूरी की दर है वो भी बहुत कम होती है। उसको दिन भर की मजदूरी के बदले में 50 रुपये ही मिल पाते हैं। कभी कभी मेहनत के बदले में उसे कुछ वस्तु जैसे कि गेहूं है, चावल है, दाल है या कोई सब्जी मिल जाती है। 8 लोगों को परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। जैसा कि हमने पालमपुर गांव की कहानी में देखा था कि गांव के एक और कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं जो कि घास फूस के बने हैं, और इन मकानों में गांव के भूमिहीन अथवा जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अलग रहते हैं। ये लोग गांव से अलग बस्ती में रहते हैं और इनका पूरा मोहल्ला या पूरी बसाहट अलग होती है। लखा सिंह के परिवार की महिलाएं खेतों से चारा काटती हैं अथवा खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। लखा सिंह के पिताजी की 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई, जो कि तपेदिक के मरीज थे। उसकी माता भी इसी बीमारी से ग्रस्त है। तथापि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन लखा सिंह उस विद्यालय में पढ़ने नहीं जा सका, क्योंकि वो 10 वर्ष की उम्र से ही घर के लिए पैसा कमाने का काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है।
यहाँ तक कि जो साबुन तेल का उपयोग होता है वो भी इनके लिए एक सपने की तरह है। तो इन दो कहानी के माध्यम से हमने शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता को समझने का प्रयास किया। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता, जैसा कि हमने अभी लखा सिंह की कहानी में देखा। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। निर्धनता का अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोगों के साथ खेतों में, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों पर और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता में नहीं जीना चाहेगा। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। सामाजिक वैज्ञानिक अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वो हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्ति की आय और व्यक्ति कितना उपभोग कर रहा है, अर्थात कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है, इसके आधार पर हम ये पता करते हैं कि व्यक्ति निर्धन है अथवा नहीं। आगे हम इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा निरक्षरता का स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी निर्धनता को देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन। निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन अर्थात एक समूह से व्यक्ति का दूसरे समूह में जाना। जैसा कि हमने पालमपुर गांव की कहानी में देखा था कि गांव के एक अलग हिस्से में कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं, वहाँ पर निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं और गांव के जो अमीर लोग हैं वो एक अलग मोहल्ले में रहते हैं। तो ये क्या हो गया, सामाजिक अपवर्जन, यानी कि निम्न लोगों का समूह अलग तरह रहेगा और बड़े लोगों का समूह या उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अलग समूह में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से शहरों में, जैसा कि अभी हमने राम शरण की कहानी के माध्यम से देखा था कि रांची शहर में एक अलग मोहल्ला है जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है और यहाँ पर ही उसकी काम चलाऊ झुग्गी है जिसमें उसके परिवार के 6 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक अपवर्जन का अर्थ यही है कि एक समूह से निकलकर लोग दूसरे समूह में जाकर रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। कारण इसका यही है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे या अमीर लोगों के बीच में जाकर अपना मकान बनाकर रह सकें। तो इसका परिणाम ये होता है कि इनकी जो गरीबी है वो और बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण भी है और परिणाम दोनों है। जिस प्रकार से अशिक्षा निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, ठीक इसी प्रकार से सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। ये एक प्रक्रिया है जिनके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों, अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे से करते हैं। हमारे देश में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित किया जाता है। सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि ये इससे भी बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति,
या अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा हो या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। अब हम बात करेंगे निर्धनता रेखा अथवा पॉवर्टी लाइन की। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। आय अर्थात कमाना, उपभोग अर्थात खाना, अर्थात व्यक्ति कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। इनको पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं अलग अलग कालों में और अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती हैं। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है, अर्थात अलग अलग हो सकती है। काल का मतलब है समय। आप लोगों ने अपने नाना नानी, दादा दादी से या किसी अन्य बुजुर्ग व्यक्ति से सुना होगा कि उनके समय में 1000 रुपया प्रति माह कमाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज से 50 साल पहले 100 रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति भी अमीर कहलाता था। तो ये तो हो गई बात काल की अर्थात समय की। अब हम बात करते हैं स्थान की। तो हर एक स्थान पर निर्धनता रेखा भी अलग अलग होती है। जैसा कि अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन कहा जाएगा जिसके पास कार नहीं है, लेकिन हमारे देश में आज भी कार रखना एक विलासिता मानी जाती है। इस प्रकार से हर एक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। हमारे देश में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। मान के चलिए कि एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार से लिंग और काम करने वाले लोगों के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। हमारे देश में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। अर्थात जो व्यक्ति गांव में रह रहा है और उसको 2400 कैलोरी रोजाना नहीं मिल पा रही है तो वो गरीब है। और अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है 2400 कैलोरी से ज़्यादा वो उपभोग कर पा रहा है, ले पा रहा है, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। कोई व्यक्ति अगर शहर में रहता है और उसको 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिल पा रही है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और अगर वो 2100 कैलोरी प्रतिदिन नहीं ले पा रहा है तो वो गरीब है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गांव के रहने वालों के लिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गांव के लोग खेत में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए उनके लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है। जबकि शहर के रहने वाले लोग शारीरिक रूप से कम मेहनत करते हैं, इसलिए उनके लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है।
ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपया प्रति माह या उससे अधिक कमा रहा है तो उसको निर्धनता रेखा की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उसको अमीर माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और हर महीने 816 रुपये से कम कमा पाता है तो उसको गरीब माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में रहने वाला कोई व्यक्ति 1000 या उससे ज़्यादा कमाता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो शहर में रहता है और 1000 रुपये से कम हर महीने कमा पाता है तो उसको गरीब माना जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर गांव के लोगों के लिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए 816 रुपये प्रति माह निर्धारित किए गए हैं, जबकि शहर के व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए 1000 रुपया प्रति माह निर्धारित क्यों किए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि गाँव में कुछ वस्तुएं सस्ती मिल जाती हैं, जैसे कि दूध है। शहर में वही दूध महंगा मिलेगा लेकिन गाँव में सस्ता मिल जाएगा। इसी प्रकार से अनाज है, दालें हैं, सब्जियां आदि हैं। तो ऐसी खाने पीने की वस्तुएं गांव में सस्ती होती हैं, वहां पर महंगाई ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वहां पर गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए 816 रुपये प्रति माह निर्धारित किए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपया प्रति माह निर्धारित किए गए हैं। ये आंकड़े 2011-12 के हैं और ये अब नए आंकड़े जब आएंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने बात की थी प्रति माह प्रति व्यक्ति आय की, अब हम बात करेंगे प्रति परिवार की। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। अगर कोई परिवार 4080 रुपये से ज़्यादा कमाता है और 5 लोगों का परिवार है तो उसको गरीबी रेखा में नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपया प्रति माह की आवश्यकता निर्धारित की गई है। अगर कोई परिवार इससे कम कमाता है तो उसको गरीब माना जाएगा और अगर 5000 रुपया प्रति माह से अधिक कमाता है तो उसको निर्धनता की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 साल में एक बार होता है। NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा ये सर्वेक्षण कराए जाते हैं। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक प्रयोग करते हैं, जैसे $1.9 ये 2011 का डाटा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। अर्थात जिस प्रकार से हमारे देश में निर्धनता रेखा 816 रुपया और 1000 रुपया प्रति माह निर्धारित की गई है, ठीक उसी प्रकार से विश्व बैंक ने $1.9 प्रतिदिन निर्धारित की है। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि NSSO द्वारा हमारे देश में हर 5 साल में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार ये पता करती है कि हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। आप लोग स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे होंगे, ये टेबल आपकी पाठ्य पुस्तक में भी देखने को मिल जाएगी। इस टेबल में जो आंकड़े दिए गए हैं उससे ये पता चलता है कि हमारे देश में किस प्रकार से गरीबी कम हो रही है। 1993-94 में हमारे देश में निर्धनता का अनुपात 45% था और निर्धनों की संख्या की बात करें तो 404 करोड़ लोग गरीब थे। 2004-05 में ये प्रतिशत घटकर 37 हो गया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि निर्धनों की संख्या बढ़कर 407 करोड़ हो गई। यहाँ पर प्रतिशत में घटा है लेकिन संख्या बढ़ी है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ गई थी। 2009-10 में हमारे देश में निर्धनता अनुपात 30% हो गया, जबकि 355 करोड़ लोग गरीब हैं। 2011-12 में हमारे देश में
निर्धनता अनुपात 22% है, जबकि 270 करोड़ लोग निर्धनों की सूची में आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और भी कम होकर 20% से भी नीचे आ जाएगी। इस अध्याय के शेष भाग पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, गरीबी रेखा से क्या आशय है? दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन किसके द्वारा किया जाता है?